आदाब। इंडिया टुमारो के इस चर्चा में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका नाम है शाहनवाज अली रेहान, जो इंडिया के ही रहने वाले हैं। आप मालदा इनका गृह जनपद है, और आप पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं जब यहाँ इंडिया थे, और अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप शोधार्थी हैं, शोध के छात्र हैं। इतिहास आपका विषय है, और विभिन्न विषयों पे आप लिखते रहे हैं समाचार पत्रों में, क्योंकि मीडिया से भी इनका संबंध रहा है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो टॉपिक जिस पर साझा किया गया था, हमने सोशल मीडिया पे साझा भी किया था इसको, कि फ्रॉम बाबरी डिमोलिशन टू बाबरी वर्डिक्ट, द क्राइसिस विद इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरीके से अलग अलग संगठनों और विचारधाराओं द्वारा जो उग्र राष्ट्रवाद का एक हम स्वरूप देख रहे हैं, जहां डेमोक्रेटिक स्पेस को किस तरीके से श्रिंक किया जा रहा है, जहां एक नैरो परिभाषा राष्ट्रवाद की गढ़ी जा रही है, और जो स्पेस है वहां खत्म किया जा रहा है। और हम देखें किस तरीके से एक आस्था के नाम पे आस्था के स्थल को ध्वस्त किया जाना, उसके जो आरोपी हैं वो किस तरीके से उन पे फैसला आया कल सीबीआई कोर्ट का, वो भी हमारे सामने है। तो इन तमाम विषयों पे हमारे साथ बात करेंगे शाहनवाज अली रेहान साहब। तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है इंडिया टुमारो की चर्चा पे। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप ये विषय है जिससे हम चाहते हैं कि आप अपनी बात साझा करें, कि फ्रॉम बाबरी डिमोलिशन टू बाबरी वर्डिक्ट, द क्राइसिस विद इंडियन नेशनलिज्म। आप किस तरीके से देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद को, किस तरीके से इसका अतीत किस तरह देखते हैं, वर्तमान, और कैसा भविष्य देख रहे हैं इस तरह के उग्र राष्ट्रवाद जो हमारे देश में एक स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? राष्ट्रवाद बस कुछ नहीं, अस और देम की कहानी है। तो ये एक अदराइजेशन प्रोसेस होके गुजरता है। असल में नेशनलिज्म जब आप बोलते हैं तो लगता है कि ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। असल में हिंदुस्तान की पेश मंजर में आप अगर देखेंगे, जब ये राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी बनाया जा रहा था 19वीं सदी की दूसरे हिस्से में, बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, विवेकानंदा हो, या दूसरे जो सो कॉल्ड बंगाल रेनेसा के जो बड़े बड़े बानी लोग थे, जब इस प्रोजेक्ट को रचा जा रहा था तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था किस चीज का? इतिहास का, तारीख का। तो ये जो एक अदराइजेशन प्रोसेस से होके ये गुजरा, ये असल में बंकिम जब बोल रहे थे कि बंगाली लोगों का कोई तारीख नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। असल में वो इंडिया की बोल रहे थे कि इंडियंस की कोई हिस्ट्री नहीं है। क्या नहीं था हिस्ट्री? क्या कल्हन नहीं, राज तरंगिणी कल्हन ने नहीं लिखा था? क्या अलबिरूनी का किताबुल हिंद नहीं था? क्या बलादुरी और दूसरे बदाऊनी दूसरे हिस्टोरियंस, अबुल फजल हिस्ट्री क्या नहीं था? असल में हम जो फ्यूचर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका एक सर्कल फुल होके आज की हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, उसके लिए जो नेशनलिज्म बनाना है, उसका हिस्टोरिकल जो राइटिंग चाहिए, जो नैरेटिव चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। ये बोल रहे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और फिर आप देखते हैं कि हिस्ट्री राइटिंग के नाम पे जो है नेशनलिज्म की एक ढांचा रखा गया, एक फ्यूचर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट रखा गया। उसमें अदर किसको किया गया? मुसलमान को, कि एंशिएंट इंडिया बहुत ग्लोरियस था। हालांकि वो जो ओरिएंटलिस्ट लोगों की जो तकसीम था कि हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, हालांकि ऐसा नहीं था। बहुत सारे ग्रे एरियाज थे। आप इस तरह से रिलीजन की बुनियाद पे टाइम को नहीं बांट सकते। मगर ओरिएंटलिस्टों ने अपने कॉलोनियल पॉलिसी के लिए जो बांटा था, उसको फिर इस तरह की जो भद्रलोक, एलिट हिंदू नस्ल, उस वक्त के जो अपर कास्ट राइटर्स थे, ज्यादातर हमारे कलकत्ता के थे या दूसरे जगह पे, ये लोग उस चीज को एक्सेप्ट किया और फिर उसी की बुनियाद पे उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसे बनाया कि एंशिएंट इंडिया बहुत ग्लोरियस था, मेडिएवल इंडिया बहुत ही डार्क था। और फिर जो यहाँ पे कौन नहीं आया? आर्यन खुद आए हैं एशिया माइनर से, मगर एकदम सिंगल आउट करके मुसलमानों को अलग किया गया और उसके बुनियाद पे फिर ऐसे दिखाया गया कि ये विदेशी है, ये बाहर से आए हुए हैं। आप देखिए कि जो वेल्थ को बाहर ले जाना, वो तो अंग्रेज ने किया था मैनचेस्टर में, वहां से कॉटन्स को, चाय को, लंदन में, दूसरे जगह पे। मगर
ये मुसलमान तो आके 700-800 साल तक वहां पे रह गए, वो लोग कहीं नहीं गए, ना फरगाना वैली लौट के गए, बाबर अकबर मुगल, ना कोई तुर्की गए, ना कोई दूसरे कहीं गए, मगर उनको जैसे एक अदराइजेशन बनाया गया। और उसके चलते, हालांकि देखिए एक मजे की बात यह है कि उस वक्त दुश्मन कौन था, उस वक्त लूट कौन रहा था हिंदुस्तान को, अंग्रेज लूट रहा था। मगर इस तरह की हिस्ट्रियोग्राफी जो बाद में नेशनलिज्म बनाया, उसमें विलन किसको दिखाया जा रहा था, वो मुसलमानों को दिखाया जा रहा था। तो ये तो सबके साथ प्रॉब्लम है। अमर्त्य सेन के आर्गुमेंटेटिव इंडियन के बारे में लिखा इरफान अहमद, अभी उनकी 1-2 साल पहले जो किताब आया रिलीजियन एज ए क्रिटिक, कि कैसे खुद खुद राम मोहन रॉय, जिसको फर्स्ट मतलब मॉडर्निस्ट बोला जाता है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, वो खुद कैसे उसको वो अंग्रेज की शासन को एक स्वाधीनता की जैसे देखा कि मुसलमान रूल से, और इस तरह की फिगर्स को अब ग्लोरीफाई किया। तो नेशनलिज्म जो है इंडिया में, जो अस और देम की जो कहानी है, इसमें अपने पड़ोसी को बहुत बड़ा एक एक्सक्लूशन करके एक अजीब तरह से रचा गया, जिसका कंक्लूजन आज ये 2020 में ऐसा होना ही था कि इस तरह की एक हुकूमत आएगा, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा के, उसको और भी आगे बढ़ा के। तो एक फ्लॉ तो था इंडिया की नेशनलिज्म। और बाद में फिर 20वीं सदी में जब कांग्रेस की पॉलिटिक्स हम देखते हैं, तो उसमें भी एक अदरिंग की कोशिश हमने देखा कि सेकुलरिज्म की इमर्जेंस आप देखेंगे कि उसी अदरिंग से हो रहा है कि मुस्लिम लीग कितना अदर है, मुस्लिम लीग कितना फंडामेंटलिस्ट कम्युनल है, और हम कितने सेकुलर है। हालांकि मुस्लिम लीग में जो लोग थे वही जिन्ना गए थे मुस्लिम लीग पे। मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, वो सूरावर्दी हो, ख्वाजा नजीमुद्दीन हो, उनकी लाइफस्टाइल, उनका पहनावा, उनकी बर्तानिया में आके एडुकेशन, ये सब देखिए हर चीज मॉडर्निस्ट था। मगर वही फिर से एक अदर बनाने की जो कोशिश, और इसी चलते हुए ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की आप डिबेट देखेंगे, तो उसमें लगेगा कि असल में एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है जो हिंदू इंडिया है, उसको बचाना है। इसीलिए आप देखिए आर्टिकल 48 का जो डिबेट चल रहा था उस वक्त, उसमें कहा कि गाय हत्या बंद करना चाहिए। बड़े बड़े जो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, वो लोग बोल रहे थे, ठाकुरदास थे, ठाकुरदास भार्गव थे, राम सहाय थे, शिवलाल सक्सेना थे, रघुबीर थे, धनकर थे, ये लोग बोल रहे थे कि गाय हत्या बंद होना चाहिए। इस तरह के जो बड़े बड़े लोग थे, तो ताहिरुल हसन लारी ने कहा ठाकुरदास भार्गव को, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी एक मेंबर थे, कहा कि आप लोग अगर ये बता दे कि ज्यादातर हिंदू को मसला है गो हत्या में, गो गाय की मांस खाने में, और ये हमारी आस्था के खिलाफ है, अब बोलिए हम मान लेंगे, आप इसको हमें थोपने की क्या मतलब। हालांकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने ये बात क्लियर था कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, नॉट ओनली मुस्लिम्स, बहुत बड़ा दलित हो, आदिवासी हो, ईसाई हो, वो लोग गाय की मांस खाते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो लोग भी खाते हैं। तो मतलब ये जो बोल रहा था ये ताहिरुल हसन लारी और सादुल्ला बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके बोला, वो फ्रस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा खोल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है। तो फिर देखिए कि वो आर्टिकल 48 में आ गया। आर्टिकल 48 में एकदम कहा गया कि द स्टेट शैल इंडिव्यू टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक, ये जो मीन्स की बात कहा गया कि इसीलिए क्या कर सकते हैं कि दे कैन टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज। फिर उसमें काप्स और दूसरे मिल्च ये सब कहा गया, ड्रॉट कैटल, काउ का खास करके मेंशन किया गया। तो जब सामने की दरवाजा से नहीं हो रहा है तो पीछे की दरवाजा से, तो ये हर चीज है। एक मुसलमान को सेकुलरिज्म का इम्तिहान इस हिंदुस्तान में जो हर रोज देना पड़ रहा है, ये शुरू से है, सन 47 से है। उस 22 दिसंबर की रात भी था जब वहां पे मंदिर में मूर्ति रखा गया। इस पे तो बहुत सारे हर चीज का एविडेंस है कि उसमें मंदिर रखा गया था। वो जो धीरेन्द्र नाथ झा और कृष्णा झा की जो एक किताब है कि अयोध्या,
द डार्क नाइट्स, द सीक्रेट्स ऑफ रामाज अपीयरेंस इन बाबरी। आप उस किताब को उठा के ले लीजिए, उस 22 दिसंबर की रात में क्या हुआ था अयोध्या में। तो ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। और देख लीजिए कि इस पूरे नेशनलिज्म बनाने की प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो आर्गुमेंट्स, हालांकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बहुत सारे चीज मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दिया गया, मगर एक मेजोरिटेरियन कैरेक्टर सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेसी का, स्टेट का, इनफैक्ट जो नहीं कहा जाता है दस्तूर का भी इस हिंदुस्तान में सन 47 से आज तक रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया, उसमें एक भी आदमी को जब कन्विक्ट नहीं किया गया, उस तरह की जो गुस्सा होने वाला था, जो लिबरल लोगों से, जो इंटेलेक्चुअल से, वो नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो उसके साथ एक दूसरा अदराइजेशन आ रहा है जो मंगिम ने लिखा था, जो उस वक्त क्या है। आप कल आनंद पटवर्धन का ट्वीट देख लीजिए कि उन्होंने कहा शरिया को ये किया। अब एक साल पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस वर्डिक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देने जा रहा था, उसके पहले यूट्यूब में अभी भी रखा हुआ है। अब सिद्धार्थ वरदराजन का अयोध्या में मंदिर तोड़ने का वाकया देख लीजिए, तालिबान का रेफरेंस है। तालिबान क्या इंडिया के लिए थ्रेट है अभी? क्या शरिया लॉ इंडिया के लिए थ्रेट है? क्या हिंदू पाकिस्तान की रेफरेंस के अलावा आप यहाँ की आप मनुवाद नहीं बोल सकते, आप ब्राह्मणीवाद नहीं बोल सकते, आप दलित के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है उसकी रेफरेंस नहीं दे सकते? तो ये जो अदराइजेशन है, काला अगर, गोरा अगर अच्छा है, ये जो कॉलोनियल पीरियड में हुआ, तो उसको गोरा अच्छा है ये साबित करने के लिए दिखाना पड़ा कि काला खराब है। तो ओरिएंटलिस्ट लोग गए अफ्रीका, एशिया, उनकी तारीख पढ़े, हिस्ट्री पढ़े और दिखाया कि इनकी सिविलाइजेशन बदतर है, इंफीरियर है। तो ये जो लिबरल्स हो या पॉलिटिशियन, हर लोगों की जहन में जो हमारे मुखालिफ है, जो हमारे फेवर में खड़े हैं, हम एक अदर है। कोई हमें थोड़ा सा प्यार करते हैं तो कोई कम प्यार करते हैं, मगर है तो हम अदर, दूसरे ही हैं। लेकिन अभी जो आपने एग्जाम्पल बताया और बैकग्राउंड बताया, स्वतंत्रता से पहले जो आंदोलन में जो तमाम पार्टी और उसका डिस्कशन को आपने जिक्र किया, यानी कि इसकी बुनियाद जो आज उग्र राष्ट्रवाद हम देख रहे हैं और उसका अलग अलग स्वरूप देख रहे हैं, उसकी बुनियाद स्वतंत्रता से पहले भी रखी जा चुकी थी। जी जी, वो तो थी। आप टैगोर की राइटिंग्स देख लीजिए। टैगोर बहुत ही मुखालिफ थे इस तरह की। उनकी घरे बायरे जो द होम एंड द वर्ल्ड, जिसको सत्यजीत रे ने, क्योंकि ये सब बंगाल में ही हो रहा था उस वक्त, तो बंगाल की, ऐसा नहीं कि मैं बंगाल से हूँ इसीलिए रेफरेंस आ रहा है, एज ए हिस्ट्री की स्टूडेंट मैं बंगाल के रेफरेंस दे रहा हूँ। तो खुद टैगोर, बहुत प्रॉब्लम था टैगोर को, वो जो नेशनलिज्म रचा जा रहा था, गढ़ा जा रहा था, और इस तरह की मतलब एक दूसरे को एकदम अपनी अस्मिता को साबित करने के लिए दूसरे को जो आप एक्सक्लूड करके बना रहे थे, टैगोर को इसीलिए उनसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उनकी राइटिंग्स में है, उनकी नेशनलिज्म की क्रिटिक में है, उनकी होम एंड द वर्ल्ड में है। तो इस तरह की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के, और ये प्रॉब्लम, ये जो स्टेट का एक मेजोरिटेरियन हो जाने की जो प्रॉब्लम, इसको आप ना तो आप बीएचपी से देख सकते हैं, आरएसएस से, या जो लोग लड़ रहे थे मुस्लिम पक्ष को लेके अदालत में, एक आदमी को आप ले लीजिए जो बीच में खड़ा है और जो जिसका सरमाया ऑनेस्टी है, जिसका सरमाया ट्रूथ है। वो आदमी कौन है? वो आदमी माधव गोडबोले है। माधव गोडबोले उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, कहाँ के, 92 में। वो एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट है। तो माधव गोडबोले की उनकी जो तड़प राम मंदिर को बचाने के लिए, वो गुहार लगा रहे हैं। वो नॉर्थ ब्लॉक में और शास्त्री भवन में और कहाँ, वो जो लुटन की दिल्ली है, एक एक बिल्डिंग में जाके गुहार लगा रहे हैं कि सर बचा लीजिए। नरसिम्हा राव को बोल रहे बचा लीजिए। 356 हम लोग बोल रहे हैं। माधव गोडबोले, उनकी किताब आ चुका है पिछले साल, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लिबरल कमीशन की तरफ उनका जो एटीट्यूड है, सब कोई मतलब सीरियस नहीं है इंडिया की सेकुलरिज्म के बारे में। माधव गोडबोले बहुत एज हो गया, अभी भी है, वो दुनिया में हयात में है, आप दिल्ली में मिल सकते हैं, उनकी किताब पढ़ सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने होम मिनिस्ट्री बार बार कह रहे हैं कि आप अयोध्या में उत्तर प्रदेश में, हम लोग तो सिर्फ 356 बोलते हैं, बोल रहे 355 लागू कर लीजिए।
355 एक सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह की नाजुक हालत में एक अथॉरिटी देता है कि वो एक स्टेट को टेक ओवर करे, उसको एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट से बचाने के लिए, और फिर आप नॉर्मलेंसी के लिए बाद में फिर इसको 356 कर दीजिए। अभी तक हिंदुस्तान में 355 कहीं नहीं लागू हुआ। माधव गोडबोले बार बार बोल रहे हैं, माधव गोडबोले ये भी कह रहे हैं कि हम उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर शरद पवार के पास गए, शरद पवार को बोला कि सर बचा लीजिए बाबरी मस्जिद को, आप समझाइए। नरसिम्हा राव मुझे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, देखेंगे देखेंगे टाल रहे हैं, कोई नहीं सुना। क्या नहीं बचा सकते थे? यही कांग्रेस जिसकी बड़े बड़े लीडर भूमि पूजन के दिन प्रियंका गांधी से लेके बड़े बड़े लीडर्स ट्वीट कर रहे हैं, पूजा देने की फोटो दे रहे हैं। तो सेकुलरिज्म को समझना है माधव गोडबोले की 1992 की 91 की एक्सपीरियंस की, जो उस नॉर्थ ब्लॉक में या उस लुटेंस की दिल्ली में एक एक सरकारी ऑफिस में जाके सर बचा लीजिए इसको, 450 साल की ये मंदिर है, सॉरी ये जो मस्जिद है। अच्छा, इसको कहा जाता था उस वक्त दूरदर्शन में मंदिर, सॉरी ढांचा क्यों भाई, ये तो मस्जिद था। ये जो बोलने की जो हर जैसे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में मीडिया करते हैं, रिटेलिएशन, सेल्फ डिफेंस, अटैक, टेररिस्ट, तो इस तरह की आप उसको बोल रहे ढांचा, वहीं से तो शुरू हो गया। जैसे कश्मीर में डिस्प्यूटेड लैंड, हाँ, आप उसको विवादित स्थल बोलते हैं। जी क्या भी बोलते हैं, बाबरी मस्जिद विवादित स्थल, ढांचा, ये जो टर्मिनोलॉजी का खेल। अच्छा, हिंदू और मुस्लिम क्यों? ये हिंदू और मुस्लिम का था, एक लोकल जमीन था, 2-3 एकड़ का जमीन था, उसमें किसका मालिकाना हक होगा, लैंड डिस्प्यूट था, टाइटल सूट था। आप उसको पूरा हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम मीडिया ने खड़ा कर दिया। क्या जो लोग लड़ रहे थे, जफर याब जिलानी ना तो हिंदुस्तान की सारे मुसलमानों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ना तो जो हिंदू पक्ष रामलला, अच्छा रामलला भी पार्टी बन गया, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर भी पार्टी हो सकता है। क्या क्या नहीं देखा हम लोगों ने इस पे। इंडिया की सेकुलरिज्म और इंडिया की नेशनलिज्म पे जो हमें नाज है, ये अब छोड़ दीजिए मोदी जी की आना, 2014 की मई की पहले की बात कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये सब जो चीज है, ये हिंदू और मुसलमान की नहीं था, ये तो दो पक्षों का था। आपने उसको हिंदू मुस्लिम, अच्छा बीजेपी, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब वो पंचायती फैसला करके 2 हिस्सा दे दिया, एक ग्रुप को और एक हिस्सा एक ग्रुप को, और उसमें जो 10 साल तक चला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बीएचपी और आरएसएस का क्या रोल है? बीएचपी आरएसएस तो कुछ पार्टी भी नहीं है उसका। वो इतना बड़ा, और बार बार आप देखिए, बार बार जो नैरेटिव्स आ रहा था, वो अगर मुसलमान करते तो क्या था कि बार बार बोला जा रहा है ब्लैकमेल। हम तो चाहते हैं मंदिर, कांग्रेस के लॉयर्स नहीं आना जा रहा। ये एक वाइब दिया जा रहा था, एक इनडायरेक्टली कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट चाह नहीं रहा है, एंटी हिंदू है, इसीलिए टाल रहे हैं। अगर एक काम एक माइनॉरिटी करता, बवाल मच जाता। डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की डिबेट छोड़ दीजिए, बड़े बड़े करके, जब मतलब अभी जैसे हो रहा है, कोई असदुद्दीन वैसी या मसीह जमान या शाहनवाज कुछ बोल दे तो उसका अलग रिएक्शन, और वही फिर वही सेकुलरिज्म के रिएक्शन दिखाने वाले जब शिवसेना के जैसे एक जेनोफोबिक फैसिस्ट और एक कम्युनल पार्टी के साथ गठबंधन में जाए, तो उनका फिर सेकुलरिज्म इंटैक्ट रहता है। मेरा ये दोहरा रही है। बिल्कुल, मेरा यहीं पे एक सवाल है कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग, और 2014 से पहले, उससे 2014 में बीजेपी आई, उससे पहले बहुत सारी पार्टियां थी। तो मेरा यही सवाल है कि जो लोग सेकुलर हैं, अपने आप को कह रहे हैं, सेकुलरिज्म के अलमबरदार हैं, झंडा वाहक हैं, और या व्यक्ति हों, विचारधारा हों सेकुलर, या सेकुलर व्यक्तित्व हों, ऐसे लोगों को रोल को ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दशा और स्थिति में आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनको तो असल में बात यह है कि सेकुलरिज्म इंडिया का तब तक, जो ट्रू फॉर्म ऑफ सेकुलर आप जो आइडिया जो बनाते हैं, तब तक सही सेकुलरिज्म नहीं होगा जब तक आपके अंदर इस्लामोफोबिया रहेगा, जब आपके अंदर मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक डाउट की नजर से देखेंगे, कहीं ना कहीं। आप ये बात आपका, ये आप मानते हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है? बहुत जो ग्लोबल नैरेटिव है इस्लामोफोबिया का, वो तो दूसरा है। वो तो ये है कि ये लोग इमिग्रेंट बन के यहाँ पे आ गए, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, और हमारे कल्चर के लिए थ्रेट है। ये है। इंडिया में क्या है? इंडिया में ये है कि ये लोग बाहर से आए थे 500 साल 600 साल पहले, इनकी कल्चर बाहर का है, इनका हर चीज बाहर का है,
और हालांकि हमारे नाम तक, अच्छा एक जगह में, एक खित्ते में अगर 700 साल से 500 साल से अब्दुल रहमान एक नाम हो, वो कब तक आप बाहर के बोलेंगे? एग्जैक्टली। तो ये जो हिंदुस्तान के, क्या सिर्फ हमने लूटा यहाँ के, और हम कहाँ है भाई? ये तो सारे सारे जो लगाते हैं, ये सैयद और ये सब जो अशरफ, ये मदीना की गलियों से ज्यादा जो यहाँ पे सैयद आ गए, सब तो पायरेटेड है। हम लोग थोड़ी बाबर के एकदम हमारे पुराने खानदान बाबर या अकबर से थोड़ी जोड़ते हैं। हम तो सब हिंदू थे। आप हमको ना पानी लेने देते थे, ना हमको आपकी पाठशाला में पढ़ने देते थे। मेरे परछाई आपके सामने आ जाते थे तो आप नहाते थे। तो ये तो इस्लाम ने यहाँ की कास्ट सिस्टम को एक एक लिबरेशन थियोलॉजी के जैसे उस जमाने में एक इस्लाम आया। एक एक आइडियोलॉजी को एक एक आदमी हर जमाने में लेते हैं। अब बंगाल में 70 की दशक में गरीब किसानों ने सोचा कि मार्क्सिज्म हमको बचाएगा, तो ये तो अपना अपना चॉइस है। अब यहाँ की मुसलमानों को लगा कि कास्ट और दूसरे जो हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, इस्लाम बचाएगा। तो हम लोग कौन सी बाबर के एकदम उनकी ब्लड रिलेटिव्स है। तो और उसके बड़ा है कि क्या सिर्फ लूटा है, सिर्फ तोड़ा है? ये तो बहुत सारे और भी रिसर्चेस आजकल आ रहे हैं ना। आंद्रे त्रॉस्की की जो औरंगजेब पे किताब है, ये सब आप देखिए कि कैसे उस जमाने में मुगल कोर्ट में संस्कृत की कल्चर कितना फ्लरिश किया। अच्छा, ये जो दूसरे लैंग्वेज है, उस जमाने में मेडिएवल इंडिया में संस्कृत के अलावा आप किसी लैंग्वेज में ना इल्म हासिल कर सकते थे, ना किताबें लिख सकते थे। ब्राह्मण लोग कहते थे कि सिर्फ संस्कृत है ज्ञान चर्चा की भाषा। अब बंगाल में बांग्ला लैंग्वेज कैसे एक सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास, मतलब टॉप क्लास लैंग्वेज बना? मुसलमान रूलर्स जो आए और आने के बाद वो लोग पैट्रोनेज दिया। वो जो दलित राइटर्स थे, जो अछूत थे, जो गरीब थे, उन राइटर्स को पैसा दिया, बोला कि तुम अपने लैंग्वेज में किताबें लिखो। कीर्तिबास और तुलसी, ये आपके उस वक्त के ये अलावाल और इस तरह की राइटर्स ने कोई महाभारत लिखा बांग्ला में, कोई रामायण लिखा, कोई आपकी पद्मावत का ट्रांसलेशन किया। तो ऐसे करके अब वहां की लोकल हेरिटेज को भी बचाया। डॉक्टर ताराचंद की किताब है द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, कि ये सिर्फ बिरयानी और ताजमहल नहीं, बहुत सारी चीजों पे, म्यूजिक पे, यहाँ की बहुत सारी चीजों पे, पोइट्री पे, अब हर चीज को आप अदर दिखाएंगे और उसके बाद आप अलग तरह से एक जातिवाद, नेशनलिज्म बनाएंगे, तो फिर तो इस तरह की क्राइसिस आपको मतलब सामना करना पड़ेगा। इस तरह की बिल्डिंग तो मिसमार होंगे मस्जिद, और उसके बाद फिर हर एक भी 32 से 32 को छोड़ा जाएगा और आप कोई वो रिएक्शन नहीं आएगा। आ तो रहा है, मगर उसमें बहुत सारे, मतलब वो गुस्सा बहुत की कमी है। एक सवाल ये आता है कि अभी वर्तमान समय में भारत में डेमोक्रेटिक स्पेस है, जो संविधान के मूल भावना जिसको कहा जाता है प्रीएम्बल, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। तो अभी हमने हाल ही में देखा कि सीएए आंदोलन में जिस तरीके से अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म और आस्था के लोग प्रदर्शन करने आए, और हमने देखा उसको किस तरीके से जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसको एक अपराध के रूप में देखा गया है, और 22 से 24 साल के लड़के ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, तिहाड़ जेल में अपराधियों के साथ जो है जेल में डाल दिए गए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी विचारधारा के, जो उग्र विचारधारा के लोग थे, जिनकी स्पीच थी और सामने है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये कानून के दायरे में किया जा रहा है। तो ये तमाम जो प्रक्रिया डेमोक्रेटिक स्पेस को श्रिंक होना और इस तरीके से प्रदर्शन करने को अपराध घोषित कर देने को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, मेरे ऑक्सफोर्ड में एक जूनियर है, बहुत अच्छा एक एक्टिविस्ट की बेटी है वो, और जब भी रास्ते में मैं उसके आमना सामना होता हूँ, मैं नजर नहीं मिला पाता, मतलब क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लग रहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। संजीव भाट की बारे में बोल रहा हूँ मैं, उनकी, कि जब देखता हूँ खुद को ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इतने बड़े ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, इतने बड़े सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन, उसको इतने साल से बंधक बनाया गया है। कफिल खान को पकड़ा गया, फिर छोड़ा भी गया, फिर दूसरे इसको, हालांकि इन लोगों पे बहुत सारे जुल्म हुआ। सेकंड टाइम तो कफिल खान के ऊपर बहुत ही जुल्म हुआ, मैं सुन रहा था। और अब देखिए कब से उनकी, संजीव भट्ट के घर को तोड़ा गया, उनकी मतलब सब कुछ, सैलरी, जॉब चला गया, घर तोड़ा गया, जेल में लेके गया। तो ये जो चीज है स्टेट का ये जो ऑटोक्रेटिक जो रोल लिया स्टेट, क्यों लिया?
इसका एक कारण जो सेकुलर पार्टीज अपने एहतसाब कर सकते हैं, अपने गिरेबान में झांक के देख सकता है कि आपने ट्रू डेमोक्रेसी, ट्रू सेकुलरिज्म, ट्रू नेशनलिज्म, हालांकि नेशनलिज्म के मैं ज्यादा चाहने वाला नहीं हूं कौमियत के, तो इसको आपने उभारने नहीं दिया। एक स्पाइरल ऑफ साइलेंस जो थियोरी है कि हर चीज में आपने मारा नहीं है हमको, फेक एनकाउंटर अगर नहीं किया है तो आप बोलने नहीं दिया है। अगर कुछ बोलने जाते आप अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, सच्चर कमेटी में आप आ गए, उसके बाद आप बोलने जाते तो लेफ्ट बोलेगा या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, कांग्रेस बोलेगा ये कम्युनल है, दूसरे लिबरल्स बोलेगा ये सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स है। तो आपने हमको तो एक अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया। अपीजमेंट जो बोलते हैं ना बीजेपी, बहुत अपीजमेंट, तो अपीजमेंट तो हुआ नहीं, उसका उल्टा चीज हुआ है कि आपने एक तो हमको सच्चर कमेटी में जगह दे दिया और दूसरा हमको बोलने का भी आजादी नहीं दिया। ये जो हम बोल रहे हैं ना इस्लामोफोबिया या इस तरह की चीजें, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मॉब लिंचिंग के वक्त होता है या अटैक के वक्त होता है या फिजिकल वायलेंस, एक सोशल वायलेंस टाइप का भी चीज है कि आपकी बातों को उस तरह की आर्टिकल्स आप लिखेंगे तो वो मेनस्ट्रीम की न्यूज़पेपर बोलेगा नहीं इसमें कम्युनल टोन है, नहीं एक किया जाएगा। अच्छा, उस तरह की लोगों को बुलाया जाएगा इस बात करने के लिए। आपकी जो पब्लिक स्पेस जो बोलते हैं ना, जो हेवरमास, तो पब्लिक स्पेस में उसको बोला जाएगा जो आपकी मेन स्ट्रीम में जो मेजोरिटेरियन नैरेटिव, जिसका क्लासिक एग्जांपल है 3 तलाक। और 3 तलाक में बंगाल में जो जो लोग बोले, जिसको बुलाया जंतर मंतर में, वो लोग लेके गए टीवी चैनल्स में, आज वो लोग सब बीजेपी में है, सब बीजेपी में है। तो आपने ये जो एक नेचुरल प्रोसेस में लोगों की जो वॉइस को डेवलप होने देना, माइनॉरिटीज की वॉइस को, दलित ने तो लड़के लिया। दलित के लिए देखिए इस हिंदुस्तान में एक मायावती बनना कंपैरेटिवली आसान है, एक कांशीराम बनना आसान है, मगर एक मुस्लिम मैल्कम एक्स नहीं बन सकता है। मुस्लिम जब मैल्कम एक्स बनने जाएगा उसको ब्रांड कर देगा कि ये जिहादी है, ये टेररिस्ट है, जिसका आप देख रहे हैं कि कफिल खान हो या उमर खालिद हो या इस तरह के एक्टिविस्ट पे जो जो आरोप लगाया जाता है। क्या रीजन है इसके पीछे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि ये मुसलमान अगर खड़ा होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा सोसाइटी। क्यों, आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि वही जो एक मानसिकता है कि हिंदुस्तान असल में हिंदू लोगों का है। ये हिंदुस्तान, देखिए मोहन भागवत ये नहीं कहते कि हम तुमको उखाड़ के फेंक लेंगे। मोहन भागवत कहते हैं कि तुम रहोगे मगर तुमको भारत की कल्चर को, सभ्यता को अपनाना पड़ेगा। वो जब भारत की सभ्यता बोलते हैं, जब भारत की कल्चर बोलते हैं, वो हिंदू कल्चर बोलते हैं। वो जब ये लोग नेशनलिज्म बोलते हैं, हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, है ना। ये आज नहीं, ये उस जमाने में भी जब इतने सारे केबल चैनल्स नहीं थे, एक ही दूरदर्शन था और जिसके नीचे लिखा रहता था सत्यम शिवम सुंदरम, ये हर जमाने की बात है। तो ये मानसिकता ये है कि तुमको लुकमा देने के लिए, सेकुलरिज्म की लुकमा देने के लिए तुम्हें हमारे सफ के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो उस तरह का जो काम है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मुकब्बर बन सकते हो, इमाम नहीं बन पाओगे। तो ये जो चीज है कि एक जो नेशनलिज्म, देखिए पूरा रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए इंडिया की नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म की जो नोशन बना है, पूरा नैरेटिव को चेंज करना है, पूरा हिस्ट्रियोग्राफी को चेंज करना है। सिलेबस जो नीचे का है, स्कूल की टेक्स्ट बुक है, वहीं से शुरू होता है अदराइजेशन प्रोसेस, वहां से चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करना संभव है? नई शिक्षा नीति लेके आई है सरकार और राष्ट्रपति भी कहे हैं बहुत अच्छा है ये, और ये डिमांड करना पड़ेगा। मुसलमान, इसीलिए मुसलमान हो, दलित हो, जो भी पिछड़े तबका है, जो जुल्म के शिकार है। अब देखिए जॉर्ज फ्लॉयड के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है मगरिब में। जॉर्ज फ्लॉयड के बाद कितने सारे डिमांड्स आ रहे हैं कि तुम्हारे जो म्यूजियम्स है, वो म्यूजियम्स, मेरे घर से 2-3 घंटे का ड्राइव है ब्रिस्टल में एक स्लेव ट्रेडर की मूर्ति को आप जानते हैं कि नदी में फेंक दिया, और कह रहे हैं कि स्लेव ट्रेडर्स जो थे उन लोगों की नाम पे जो रास्ता है उसको चेंज करो। ऑक्सफोर्ड में रोड्स की स्टैचू को तोड़ने के लिए, और फिर कहा जा रहा है कि म्यूजियम्स में, करिकुलम में कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री लाओ, स्लेव ट्रेड की हिस्ट्री लाओ। अब इंडिया में इस तरह की डिमांड तो नहीं है। इंडिया में हम हर चीज डिमांड इकोनॉमिक्स से करते हैं, जॉब दो या एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, ये हालांकि ठीक है, मगर जो होना चाहिए और एक डिमांड होना चाहिए
कि 4000 5000 साल से तुम जो दलित के साथ यहाँ की ब्राह्मण्स कर रहा है वो भी सिलेबस में लाओ। यहाँ की म्यूजियम्स में उस तरह की सफरिंग्स को, पानी पीने की हुकूक ना देना, दूसरा चीज ये जो सफरिंग्स है तुम उसको डिनाई किया, वो भी सामने लाओ। यहाँ की फिल्म में अब देखिए, फिल्म में क्या, अब अभी ऑस्कर ने कहा कि एक पॉलिसी है कि ब्लैक को ऐसे दिखाओगे तो नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा चीजें। हालांकि रेसिज्म है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड रेसिज्म है, मगर यहाँ पे डिमांड हो रहा है बहुत सारी चीज। वहां पे बॉम्बे में आप एक मुसलमान को दिखाते हैं टेररिस्ट, एक दलित को दूसरे तरह से दिखाते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बॉलीवुड सबसे बड़ा हिंदुस्तान का हिस्ट्री टीचर बन गया है, कौन जस्टिस करेगा? अब हिस्ट्री तो टेक्स्ट बुक से कम बॉलीवुड से आ रहा है। तो इस तरह की डिमांड हमें लाना पड़ेगा कि हमारी करिकुलम में, हमारी नैरेटिव में, हमारी हिस्ट्रियोग्राफी में चेंजेस चाहिए। और एकेडमिक फील्ड में इस तरह की वीकर सेक्शंस के पीपल को, माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को जाना है। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस आईएएस नहीं, आपको हिस्टोरियन बनना है, आपको सोशियोलॉजिस्ट बनना है, आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना है और एकेडमिक फील्ड में आपको एंटर करना है। बारिश आ गया, मैं अपने गार्डन में बैठा हूँ और अचानक बारिश आ गया, क्या मैं घर में जा सकता हूँ? हाँ, आखिरी सवाल, बस 5 मिनट और आपका लेंगे हम। नहीं, मसला नहीं, बारिश आ गया इसलिए टाइम तो है मेरे पास। जी जी। अभी आपने इतिहास का जिक्र किया कि जिस तरीके से इतिहास जो है बॉलीवुड से आ रहा है, और जो एजेंडा है जो नए राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है, उस एजेंडे को कहीं ना कहीं फिल्मों के जरिए वो लोगों के सामने परोसने की कोशिश की जा रही है। तो मीडिया का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं कि इस तरह के उग्र राष्ट्रवाद को लोगों के विस्तार देने में, देश में उग्र राष्ट्रवाद को मीडिया का क्या रोल है? और इसको किस, आपने बताया टेक्स्ट बुक को हम वो करेंगे, लेकिन मीडिया का जो वो है बहुत जल्दी विचारों को विस्तार दे रहा है, इसके लिए क्या किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं मीडिया पे जाने से पहले एक पॉइंट मेरा छूट गया, आप जो बोल रहे थे कि इसको क्या कर सकते हैं। एक पॉइंट ये है कि एक डिमांड ये भी आना चाहिए कि लेजिस्लेशन, लॉ पास हो है। आपके पास आर्टिकल 30 है या इस तरह की चीज है, या एंटी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत सारे लॉ है, मगर पर्टिकुलरली जैसे आपने छुआछूत जो है उसको जैसे आपने बैन किया, या आप देख लीजिए यूपी में एक पर्टिकुलर टर्म है, आप वो नहीं बोल सकते हैं जो वहां के जो दलित लोग हैं उसके लिए। यहाँ बर्तानिया में हम पाकिस्तानी लोगों के लिए एक पर्टिकुलर डिरोगेटरी टर्म है, वो नहीं बोल सकते हैं। तो लॉ पास करना पड़ता है। एक ब्लैक लोगों के लिए एक वेस्ट में एक पर्टिकुलर टर्म है, वो आप नहीं बोल सकते हैं। तो घृणा जब हद से गुजर जाता है उस वक्त इस तरह की लेजिस्लेशन होता है, उस तरह की लॉ की जरूरत है। ये डिमांड आना चाहिए। ये जो आपको हर बात पे बोला जाता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तान चला जाओ, एक इंडिया की मुसलमान को कहा जाएगा पाकिस्तानी, वो एकदम फौरन वो जाएगा, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये पाकिस्तानी बोलना आज से नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट में एक साहब, मैं उनका नाम भूल गया, तो कुछ बहादुर है, तो वो बोल रहे थे कि अभी जो हालात हाजरा को सामने रखते हुए हिंदुस्तान की जो हालत है उसपे सेपरेट इलेक्टोरेट रखा जाना चाहिए। उस वक्त की जो गृह मंत्री है कौन है? सरदार पटेल। सरदार पटेल उठ खड़े होते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि अगर पसंद ना हो तो पाकिस्तान चले जाओ। ये पाकिस्तान चले जाओ 2014 की मई से नहीं शुरू हुआ है, ये पाकिस्तान चले जाओ तो 47 के पहले से शुरू हुआ है। तो इस तरह की बात कि, और ये सिर्फ पाकिस्तान चले जाओ, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में आपको दूसरा कुछ बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर से जुड़े हुए टर्म बोल के आपको सताया जाता है। तो अभी इंग्लैंड के बहुत सारे सिटी काउंसिल्स ने, हमारे ऑक्सफोर्ड की सिटी काउंसिल्स ने भी मोशन पास किया इस्लामोफोबिया के खिलाफ। तो इस तरह की मुसलमानों का अभी डिमांड सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमको जॉब दो, हमको सिक्योरिटी दो, नौकरी दो, रिजर्वेशन दो, ये तो जरूर, मगर अपने सिक्योरिटी भी दो। सिक्योरिटी कैसे दो? लीगल फ्रेमवर्क से दो। तो इस तरह की चीजों को हमें डिमांड करना चाहिए। और कब तक आप भीख मांगेंगे सेकुलर पार्टीज की तरफ? वो तो आप देख लिया भूमि पूजन के दिन, वो तो आप देख लिया 2019 की 5 अगस्त जब कश्मीर से 377 हटाया गया।
तो आपको खुद एक वॉइस होना पड़ेगा। आपको दबाएंगे, आपको कुछ लाएंगे। वो किसके साथ नहीं हुआ? वो मैल्कम एक्स के साथ हुआ, नेल्सन मंडेला के साथ हुआ, मार्टिन लूथर के साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। मगर आपका नियत अगर फ्रेश हो, आप अगर सिर्फ अपने कौम की नहीं, दूसरे जो कहा जाता है कुनू कव्वामुना, जो कुरान की आयत है, आप अगर पूरे इंसानियत के लिए, दूसरे मार्जिनलाइज के लिए खड़े होंगे, लोग आपको एक तारीख एक जगह जाके आपको असेस करेगा कि नहीं, इनका इरादा नेक था। अब आते हैं आपकी दूसरे पॉइंट जो मीडिया पे है। देखिए, हम हिंदुस्तान में जब हम थे तो उस वक्त मेरा एक हिस्सा कुछ साल में अखबार में काम किया, और हम तो दिल्ली में जब थे तो हमको बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए मीडिया के साथ आना जाना या डीलिंग्स होता था। कलकत्ता और दिल्ली की पेश मंजर में आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि मीडिया की जो अज्ञानता, मीडिया की जो काहिलियत, मीडिया के लोगों की, ज्यादातर, हर आदमी का नहीं, मतलब ये तो स्टीरियोटाइपिंग होगा, एक बड़ा हिस्सा व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम क्वेश्चन क्या है कि ये एक आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी कोई एक मोहल्ले का मस्जिद का इमाम होगा, जो आजकल हो रहा है, जो सबसे ज्यादा ऊंचा चिल्लाएगा, दाढ़ी टोपी पहन के उसको बुलाया जाएगा। तो आप देखिए, दिल्ली 6 का इमाम पूरे हिंदुस्तान का इमाम बन गया। कैसे? क्योंकि आईटीओ में है सारे न्यूज़पेपर के ऑफिस, अखबार के ऑफिस सारे न्यूज़पेपर का। तो वहां से, अब बस नंबर भूल गया, इतने साल दिल्ली छोड़ के आए, 510 या 507 पकड़ लो। एक मुस्लिम इशू पे बाइट चाहिए, अगर फोन नहीं लग रहा है तो कौन मिलेगा? उस जमाने में बुखारी साहब थे, वही कलकत्ता का है, सारे न्यूज़पेपर ऑफिस वही धर्मतल्ला और चांदनी में है। वहां का मस्जिद का एक इमाम है बरकती, जिसको अभी हटाया गया, वो ये बन जाते पैन इंडियन इमाम, ये बन जाते हैं पैन इंडियन वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। ये मैं 2014 की पहले की बात बोल रहा हूँ। उसके बाद तो और भी हालात क्या है, आप सामने बैठ जाइए रिपब्लिक में तो समझ में आएगा। कि एक मसला यह है कि मीडिया सोचते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ही रूढ़िवादिता उनके अंदर है, और वो बहुत ही मुल्ला लोगों से या अपने इमामों से बहुत बड़ा मुतासिर है। उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन, हर चीज। हालांकि ऐसा नहीं है। अब जामिया मिलिया, अलीगढ़, कहीं भी चले जाइए, लड़कों से बात कीजिए, आप केरल के मुसलमानों से बात कीजिए, आप बंगाल में कीजिए, आसाम में कीजिए, कौन अपने इमाम साहब को सुनकर आजकल अपने हर फैसला करता है? मगर ये एक मानसिकता है मीडिया के अंदर। तो हमको असल में नॉर्मल मुस्लिम, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं देखा जाता है। हमारे हर चीज को रिलीजियन से जोड़ा जाता है, हमारे हर ओपिनियंस को, डिसीजंस को। इसीलिए आप देखिए, हमारे लिए जो डेवलपमेंट का काम होगा वो भी रिलीजियस होता है। ममता बनर्जी हज टावर था, एक दूसरा बना दिया, इमाम को भत्ता देंगे। तो इस तरह की जो चीज है जो बहुत ही सिंबॉलिक है, तो मीडिया हमें इस तरह की सिंबोलिज्म से देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया में तो इस तरह की, मैं जब एक अखबार में काम करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की, उसमें 150 जो स्टाफ थे, उसमें मैं एक अकेला वाहिद मुसलमान था। अभी पिछले हफ्ता मेरे एक कोलीग, फॉर्मर कोलीग बताया कि तुम्हारी जाने के बाद एक चाय देने वाला लड़का आया था जो मुसलमान था। आप अगर उस तरह की स्पेस को एक ब्राह्मण स्पेस बना के रखेंगे तो हमारे वॉइस, आप अगर मिलेंगे नहीं हमसे, वो आदमी जो अखलाक की लिंचिंग के बाद सबसे बढ़िया पोस्ट एडिटोरियल लिखते हैं फैसीबाद और बीजेपी को लथाड़ के, वो आदमी की फ्रेंड लिस्ट भी देख लीजिए, कोई 5 मुसलमान नहीं होगा। तो आप अगर हमसे मिलेंगे नहीं, हमारे डेली एक्सपीरियंस अगर वहां पे मैनिफेस्ट नहीं होगा, तो हम तो हर वक्त अपने वही कुछ सिंबल से ही आप हमको पोर्ट्रे करेंगे। वही हो रहा है। हमको मिशन कश्मीर में जैसे दिखाया जाता है, या जो फिल्म है सरफरोश में, या इस तरह की, कि हर एक, मतलब फिल्म तो है मुस्लिम सोशल एस्पेक्ट पे। पहले बनता था मुस्लिम हिस्टोरिकल, मुगले आजम, ताजमहल, क्या क्या, अब बनने लगा मुस्लिम सोशल भी असल में एक नैरेटिव है टेरर का। और टेरर, सबसे बड़ा जो टेरर का प्रॉब्लम आप देख लीजिए, अभी हाल ही की जो अप्रैल मई में चुनाव होने की बात है, अब से बीजेपी बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनका जो लास्ट बैस्टन है, जो लास्ट, क्या बोलेंगे उसको, जो किला है जो फतह नहीं कर पाया, जो बंगाल है, तो उसके लिए हर चीज को इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी। अब देख लीजिए,
पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया भर में अलकायदा का मार्केट खराब चल रहा है। अलकायदा खत्म होकर आईसिस बन गया। आईसिस भी अब सीरिया की गुफा में छुपे हुए हैं। और अभी बोला जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में और केरल में आईसिस मिला है, सॉरी अलकायदा मिला है। 9 जो माइग्रेंट लेबर था अलकायदा मिला है। तो हो सकता है इनका थॉट में कुछ रेडिकल, कुछ खवारीजों की जैसे थॉट तो हर जमाने में था, मगर वो कितना है, 0.001%। अभी इसका टेरर रिपोर्टिंग कैसा हो रहा है? वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कलकत्ता में बैठ के वो सहाफी, और एनआईए से असल में रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है, वो ट्रांसलेशन हो रहा है। एनआईए उसकी सरकारी बयान बोल दिया और उसी को ट्रांसलेट करके वो लिख रहा है। टॉयलेट के लिए चेंबर बनाया, उसको बोल रहे कि सुड़ंग है ये। तो ये जो चीज है, अब 2014 में भी बंगाल में ऐसा हुआ था, इलेक्शन के बाद ही जब मोदी आया, नूरानी कायदा अलीफ बे सीखने का, उसको बोला अल कायदा का लिटरेचर है। ये जो अज्ञानता है इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, यही कहीं ना कहीं अगर वो ना भी चाहे आ ही जाता है उनकी राइटिंग में। जी मैं आखिरी सवाल करूंगा, और बहुत समय लिया मैं आपका। आखिरी जी सवाल नहीं, ये है ठीक कि है। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर हैं, आप वहाँ के शोध छात्र हैं। तो भारत में बहुत सारे छात्र हैं जो एक बदलाव की आस लिए बैठे हैं अपने कैंपस में, जहाँ कैंपस में उनकी आवाज़ का गला घोटा जा रहा है। तो जो भी अभी सीए मूवमेंट में हमने देखा कि पूरे शाहीन बाग को देख करके पूरे देश में अलग अलग कैंपस में हर वर्ग, हर समुदाय के छात्र जो बदलाव चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, वो उसके लिए आवाज़ लेकर के उठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर अलग रूप दे करके, दंगे का रूप दिल्ली को दे करके, जो मेन यहाँ था उसको टारगेट किया गया, प्रदर्शन पे हमला किया गया और एक नया रूप दे दिया गया। तो ऐसे छात्र मायूस हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आप इन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रतिरोध की आवाज़ जो दबी हुई है, उन आवाज़ को किस तरीके से सत्ता के गलियारों तक पहुंचाएं वो, अब इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो ऑक्सफोर्ड में अगर ना भी होता, मालदा की मेरे गांव में भी होता, तो वही कहता कि तुम लोग आगे बढ़िए। ये तो हर जमाने में आपको कुचलने की कोशिश होगा, मगर एक ना एक दिन फतह आपको मिलेगा। आप बयान को तब्दील करेंगे, आप निजाम को बदलेंगे। ऑक्सफोर्ड की जब आपने जिक्र किया, तो मैं बोलूंगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बड़ा हिस्सा इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छा रोल रहा लास्ट ईयर एनआरसी और क्या के वक्त। ये लोग जिस गर्म जोशी के साथ उस वक्त प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए, बैनर्स लेके आए, स्टेटमेंट दिया, वो काबिले तारीफ है। ऑक्सफोर्ड मेरी यूनिवर्सिटी है इसलिए नहीं, मैं बोलूंगा कि एक राह दिखाया ब्रिटेन के दूसरे यूनिवर्सिटीज को भी। दूसरे ने भी किया, सोआस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया लंदन में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कैम्ब्रिज में किया। तो ये एक बहुत बड़ा रोल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उस वक्त प्ले किया, और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अभी इंग्लैंड में असल में लॉकडाउन के लिए उस तरह की एक्टिविटीज तो हो नहीं रहा है। तो मैं बोलूंगा कि आप लोग आगे बढ़िए, मगर मैं एक बात इस तरह की एक्टिविस्ट हो, ऑक्सफोर्ड में हो या कलकत्ता में हो या दिल्ली में हो, मद्रास में हो या गुजरात में हो या लखनऊ में हो, मैं बोलूंगा कि आप अगर ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जितना कम्युनलिज्म या इस्लामोफोबिया का है, उससे ज्यादा क्लास का है। ये वामपंथी एक विचारधारा है कि ये क्लास का प्रॉब्लम है, कि ये जो अफराजुल को जलाया जाता है राजस्थान में, अखलाक को मारा जाता है, जुनायद को, पहलू को, ये सब क्लास का प्रॉब्लम है। एक जो आप जानते हैं कि मार्क्सवादी आइडियोलॉजी में प्रोलेटेरियत और बुर्जुआ का। तो मैं इस तरह के एक्टिविस्ट से बोलूंगा कि देखिए, है क्लास का प्रॉब्लम, आप अगर बोलेंगे है, मगर ये सिर्फ क्लास का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रेस का भी प्रॉब्लम है, ये एक रिलीजियस कम्युनलिज्म का भी, नेशनलिज्म का भी प्रॉब्लम है। इसका मैं मिसाल देता हूं कि मोदी 2014 में जब सत्ता में आए, उसके बाद जिस आदमी को, जिस लड़के को सबसे पहले लिंचिंग किया गया था, वो कौन था? वो मोहसिन शेख था। वो पुणे का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो अब मसला ये नहीं कि आप गरीब है, आप बहुत ही मजबूर है, आप बहुत ही जईफ है, आपके पास सहूलत नहीं है, तो सिर्फ आपको ही मारा जाएगा। आपका नाम अगर मशहूर जमा अंसारी है, आप अगर फ्लाइट में भी जा रहे हैं या ट्रेन में भी अगर फर्स्ट क्लास एसी में भी सफर कर रहे हैं, तो आपकी सिर्फ आइडेंटिटी के लिए आपको एयरपोर्ट में रोका दिया जाएगा। आपको ट्रेन में, आपकी एसी फर्स्ट क्लास में भी लिंचिंग हो सकता है। तो आपकी इकोनॉमिक स्टेटस से ज्यादा आपका रिलीजियस
रिलीजियस जो आइडेंटिटी है वो इस हेट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इस चीज को ये लोग जो ज्यादातर वामपंथी लिबरल लेफ्ट लोग इसमें है हमारे हुकूक के लिए खड़े हुए, मैं उसके शुक्रिया अदा करके ये पॉइंट भी बोलना चाहता हूं। और एक बात ये भी बोलना चाहता हूं कि ज्यादा रिजर्वेशन मत रखिए, सब वहां पे मजलूम है। आप एक चीज देख लीजिए कि कुछ दिन तक हम कन्हैया के लिए और अनिर्बान के लिए बोलेंगे मगर उमर खालिद के लिए नहीं बोलेंगे। अभी उमर खालिद के लिए बोला जाता है मगर हम सरजिल के नहीं बोलेंगे। तो गोल पोस्ट को मत हटाइए। ये सारे हो सकता है आपको एक पहलू पे किसी चक्का जाम की स्पीच हो या किसी का दूसरे चीज पे एक इख्तलाफ हो सकता है, आप उसको काउंटर कीजिए, मगर आप ये मान लीजिए कि कफील हो, संजीव भट्ट हो, सरजिल हो, उमर खालिद हो, कन्हैया हो, सबको एक फैसिज्म के टारगेट है। तो आप उस फैसिज्म के टारगेट जो बन गया वो लोग, उसको बचाने के लिए आप उसके लिए भी आप जबान खोलिए, बोल लब आजाद है तेरे वो जो है कि आप बोलिए, आप रिजर्वेशन मत रखिए। आप अगर आज उमर खालिद के लिए बोल रहे हैं जिसके लिए आप कल तक नहीं बोलते थे, अब सरजिल के लिए भी बोलिए। क्या उस एक स्पीच के लिए इस बेचारे को आज 8 महीना 9 महीना जेल में सड़ने की ये क्या न्याय है? आप उसके लिए भी बोलिए। यही मेरा 2 रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इंडिया टुमारो पे आपने बहुत कीमती वक्त दिया, कीमती बातें आपने साझा की, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमसे जुड़ेंगे और बहुमूल्य टॉपिक पे अपना विचार साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।